आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमें लखनऊ बहुत बड़ा केंद्र है अम्बेडकराइट मूवमेंट का। यहाँ 4 बार बसपा की सरकार रह चुकी है। मान्यवर कांशीराम जी ने बहुत सालों तक उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ में कार्य किया और एक करिश्मा करके दिखाया। दलितों की, पिछड़ों की यहाँ सरकार भी बनी और उसी शहर में भंते सुमित रतन जी जो धम्म का कार्य कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भंते जी वंदामी, मंगल कामना। भंते जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ वोट मांगे जा रहे हैं, धर्मांधता फैलाई जा रही है वोटों के लिए, 20 और 80 की बात कर रहे हैं। ऐसे सब माहौल में आप क्या देखते हैं? जिस तरह से अम्बेडकराइट मूवमेंट यहाँ चल रही है, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, इस इलेक्शन को आप कैसे उसके साथ जोड़ेंगे? देखिए, बीजेपी के बारे में पूरा भारत जानता है उसका चाल और चरित्र कैसा है जी। उसने हमेशा नफरत की राजनीति की है, हमेशा माइनॉरिटी को बांटा है। उसे जरूरत पड़ती है तो मुसलमानों से लड़ाने के लिए वो हम सब लोगों के हिंदू बना देती है, और जब हक हिस्सेदारी बांटनी हो तो हमें जातियों में बांट देते हैं। ये बड़े कलाकार लोग हैं। तो आज चूंकि इस समय उनका हराश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इस समय बौखलाए हैं ये बुरी तरह से, और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हिंदू मुसलमान करना पड़े, बेईमानी ईवीएम के माध्यम से करनी पड़े, चाहे जितना धन खर्च किया जाए, अधिकारी से बेईमानी कराई जाए, हर चीज पर वो आमादा है। उनका ये चरित्र है। बिल्कुल, जैसे संसद में हमने देखा, पिछला सत्र संसद का चला तो देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत सारा बाबा साहब की बात की कि बाबा साहब संविधान के बारे में ये कहते थे। इतना ही नहीं, जब पंजाब जाते हैं या उत्तर प्रदेश में अभी रविदास जी की जयंती हुई, तब उन्हें रविदास जी याद आते हैं और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है रविदास जी के पदकमलों पर, उनके विचारों पर चल रही है। तो क्या सच में ये रविदास जी के कदमों पे चल रही है? सच में इन्हें संविधान से प्यार है कि केवल इलेक्शन तक का इनका प्यार है? देखिए, ये बहुजन महापुरुषों को किसी को भी नहीं मानते जी, और अगर ये उनकी जयंतियां मना भी लेते हैं तो इनका सिर्फ ये चुनावी जुमला होता है, चुनावी इनका क्रियाक्रम होता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। बीजेपी में जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। ये लगभग उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जान चुका है। इसलिए अब ये इतना दूर जाने वाले हैं, 50 सालों में भी ये वापस आने वाले नहीं हैं। ऐसा इनकी बुरी हार होने वाली है यहाँ से। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो और भिक्षु हो, उन्होंने पॉलिटिक्स में रुचि नहीं देनी चाहिए, ऐसे लोगों का एक मानना है। मगर यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जो साधु है वही मुख्यमंत्री पद पर बैठा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, धर्म को राजनीति में दखल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि एक बौद्ध भिक्षु को या एक सन्यासी को मुखर राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। उसे डायरेक्टर की भूमिका में रहना चाहिए, क्योंकि एक सन्यासी होना, धर्म गुरु होना एक बड़ा पद है। लेकिन चूंकि इन्हें धर्म, संस्कृति, सभ्यता सबको तार तार करना है, तो ये किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं और किसी भी स्तर का काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज अगर योगी हारेगा तो उत्तर प्रदेश के क्या पूरे भारत के सभी बाबा हारेंगे। तो ऐसी स्थिति इन्होंने जानबूझ करके बनाई है, और योगी को मुख्यमंत्री बनाने का इनका हिंदू मुसलमान करने से था। कोई बहुत बड़े योग्य हों या बहुत बड़े जानकार हैं या बहुत वो बड़े अर्थशास्त्री, ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मल एमपी एमएलए होते हैं, गुंडे की बदौलत उनका चरित्र है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों में नफरत, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने में वो चूंकि माहिर हैं, इसलिए उनको ये प्रयास किया गया था। लेकिन देश भारत के जागरूक लोग हैं, इतने ज्यादा हो गए प्रदेश के, अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। इनके सारे ताश के पत्ते फैल जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अब योगी जी प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार जैसे उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने पहला जो प्रचार का उन्होंने तरीका अपनाया वो 80 और 20 का, और फिर जब उन्हें लगा कि कुछ बेल्ट में मुस्लिम वोट ज़्यादा है और वहाँ का अभी इलेक्शन है, तो फिर वो इंटरव्यू देने आ गए कि 80 और 20 का जो तात्पर्य था हमारा बात करने का, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। आप इसको कैसा देखते हैं? उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मान्यवर कांशीराम साहब के प्रशिक्षित चेले हैं।
समतामूलक विज्ञानवादी तर्कवादी सोच रखने वाले हजारों लोग हैं। हम सब लोगों ने बैठक की और मन बनाया कि अगर भाजपा वाले 80-85 की बात करें तो हम लोगों को 15-85 की बात शुरू कर देनी है। और जैसे ही हम 15-85 की बात करेंगे वैसे ही और 80-20 कहना भूल जाएंगे। वही हुआ। जैसे ही हमने कई नेताओं को कहा कि आप बोलिए, अगर ये 80-20 की बात करें, हिंदू और मुसलमान में हमें बांटें, तो तुरंत 15-85 की बात करिए। बिल्कुल, इन चोरों के लुटेरों की समझ में आ जाएगा। जैसे 15-85 की बात तो कांशीराम जी ने रखी थी। कांशीराम जी की भी पार्टी जिसे बहन मायावती जी चला रही है, क्या वो पूरे उत्तर प्रदेश में इसी आंदोलन को लेकर, इसी 15-85 को लेकर लड़ रही है? अगर लड़ रही है तो आज उसकी स्थिति क्या है इस प्रदेश में? देखिए, माननीय बहन जी की पार्टी है, वो उसकी सुप्रीमो है। वो क्या निर्णय लेती हैं, क्या निर्णय नहीं लेती हैं, उस पर किसी भी तरह की मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने शासन काल में बुद्ध की संस्कृति के लिए बहुत कार्य किया है, इसलिए बौद्ध जगत के इतिहासों में वो दर्ज हो गई है। अब उनका मकसद मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, तो मकसद हम कैसे उनका बना दें? आज भी वो मोदी के सामने ललकार करके निकल के आ जाएं तो पूरा देश उन्हें प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेगा। लेकिन वो घर में बैठी हैं, वो ललकार ही नहीं रही। लोगों को चाहिए लड़ने वाला, हक वंचित असहाय कमजोरों को न्याय देने वाला नेता, वो ऐसा कर ही नहीं तो लोग बेचारे परेशान है, दुखी है। आप पर आरोप लगते हैं कि आप भिक्षु होके, एक मिशनरी भिक्षु होके राजकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रचार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कभी आपको यह आरोप लगता है कि आप बीएसपी के साथ है, कभी आरोप लगता है आप सपा के साथ है, आप किसके साथ है? मैं सही मायने में उस व्यक्ति के साथ हूँ जो मान्यवर साहब का एक स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार अगर बंटवारा करता है और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन लगाता है और बहुजन आंदोलन में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाता है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, हमारे लिए सम्माननीय होगा। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के पूर्व। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी कभार बीजेपी के कैडर हुआ करते थे, बीजेपी के मंत्री हुआ करते थे, फिर वो भाजपा में चले गए और ये कहा जाता है कि उनको भाजपा से दूर करने के लिए और सपा में जाने के लिए आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपने कदम आगे बढ़ाया। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट परंपराओं से जुड़े हैं जी। बीजेपी में जाने के बावजूद भी उनके यहाँ कभी ब्राह्मण संस्कार करने नहीं आया। मैं पहला बौद्ध भिक्षु हूँ। भाजपा में जब वो चले गए तो 4 साल में उनके घर चाय पीने नहीं गया। मैंने कहा, दुश्मनों के साथ आप भी खड़े हो गए हो, शोषक शोषित के साथ कैसे न्याय कर सकता है? हमारे महापुरुषों ने हमें समझाया है। आप बहुजनों के साथ नहीं रह गए, आप उनके साथ चले गए, आपने समझौता कर लिया है। लेकिन आज उन्हें लगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ओबीसी का नीट का आरक्षण खतरे में है, देश बेचा जा रहा है। एससी ओबीसी माइनॉरिटी को चपरासी से लेकर के डीएम बनने का मौका संविधान देता है। प्राइवेटेशन में कोई आरक्षण होता नहीं है। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। उनकी आंखें खुली, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और झूठों को छोड़ करके आज हमारे साथ आ गए। उनका स्वागत है। बहुत सारे मौर्य समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं। क्या मौर्य जी का सपा में जाना, तो क्या समाज भी उनके साथ साथ उनकी दिशा निर्देश पे या उनके कदमों पर जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ ही समाज खड़ा है? आज की स्थिति में आपको बता दूं जो बहुत स्पष्ट है, न कोई नेता चुनाव लड़ रहा है और न कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस समय चुनाव आम जनमानस लड़ रहा है। जो बीजेपी को हरा रहा है वही वोट पा रहा है और जिसमें बीजेपी को हराने की क्षमता है वही एमएलए बना जा रहा है। इसमें ये स्लोगन ये हमने किसान आंदोलन में दिया था कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को मेरा साथ जाएगा, वही इस समय हो रहा है। नेता का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं, आम जनमानस इतना जागरूक हो गया है। पहले कुछ जागरूकता कम थी तो कुछ जातियों के लोग ज्यादा लाभ ले लेते थे, उनके हिस्से का खा लेते थे। इस समय सब लोग जागरूक हो गए हैं, उन्हें अपनी गिनती मालूम है और वो गिनती कराना चाहते हैं। जी, बीजेपी को हराना चाहते लोग। ये देखने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की एक लहर उठी है। क्या वास्तव में वो लहर है या फिर सिर्फ ढकोसला है? या बीजेपी आएगी या सपा आएगी या बसपा अपना कारनामा करेगी? आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा क्या होगी?
देखिए, ऐसा कई स्टेटों में हुआ कि कांग्रेस के ज्यादा एमएलए जीते, लेकिन बीजेपी के लोगों ने खरीद फरोख्त की, लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हुई। इन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, पावर का इस्तेमाल किया, सरकारें तोड़ करके अपनी बना ली। अगर बहुत अच्छी स्थिति सपा की नहीं होती है या बसपा की नहीं होती है तो बीजेपी तोड़जोड़ कर सकती है, ऐसा स्थिति में देखा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पर पूरा हमें विश्वास है, क्योंकि जब माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया तो पूर्ण बहुमत से बनाया, योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो पूर्ण बहुमत से बनाया। अब अगर बीजेपी भी हारेगी तो मजबूती से इन्हें हारना पड़ेगा, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा पूर्ण बहुमत से बनेगा, मुझे पूरा विश्वास। उत्तर प्रदेश की जो वोटर्स है, जो मतदाता है, जो आप कह रहे हैं कि बहुत जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उन वोटर्स के लिए आप आखिरी संदेश क्या देंगे? मेरा संदेश आप लोगों के लिए यही है कि जिन्होंने किसान बिल बना करके, कानून बना करके 700 किसानों को मार दिया हो, हत्या कर दी हो, जिन्होंने संविधान संशोधन करने के प्रयास किए हों, जिन्होंने निजीकरण करके भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियों को, जैसे रेलवे है, एलआईसी है, इनका निजीकरण कर दिया हो, और जो देश में नफरत फैला रहे हों, जो धर्मनिरपेक्ष भारत के खिलाफ हैं और जो संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, इनको हराइए और इतना लंबा इन्हें हरा दीजिए कि इस पीढ़ी के अगली पीढ़ी तक ये दोबारा वापस ना आ पाए। यही मेरा आप सभी लोगों से संदेश है। मंगल कामना है। बिल्कुल, जो भी मुख्यमंत्री का बनेगा उत्तर प्रदेश में, वो पूर्ण बहुमत से बनेगा। ये थे बनते सुमित्रतन, जो धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए, अम्बेडकरवादी बौद्ध विचारधारा को देश भर में पहुंचाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। बनते जी, आपने अपना वक्त दिया, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल कामना। साधु।